Dear students, good morning. AFM फाइनल ईयर में पेपर 203 है हमारा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम कंपलसरी पेपर है, जिसका यूनिट 5 का टॉपिक है भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि सन 1991 में जब पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ग्लोबलाइजेशन और एक रेशनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, तो 1991 से हमारे यहाँ पे भी आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए। उसी रेफरेंस में बैंकिंग क्षेत्र की जब अब बात करें तो इसमें भी ये महसूस किया गया कि बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। 1969 में जब नेशनलाइजेशन किया गया था तो उसके बाद हमारे जो बैंकिंग क्षेत्र है उसका बहुत एक्सपांशन भी हुआ, और जो बहुत ग्रामीण इलाकों में और वहाँ पे बैंकों की ब्रांचेस खुली, और किसानों को और स्मॉल ट्रेडर्स को, उद्यमियों को बहुत फाइनेंस भी मिलने लगा, और डिपॉजिट्स भी बढ़ी, लोन भी बढ़ा। इन सब के बावजूद भी एक ये महसूस किया गया कि जैसे और क्षेत्रों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वैसे बैंकिंग क्षेत्र में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि कई समस्याएं जो हम फेस करते हैं जिसकी वजह से लगा कि इसमें सुधार चाहिए। तो ये कौन कौन सी समस्याएं थी? पहला है लो प्रॉफिटेबिलिटी, निम्न लाभदायकता, यानी लाभदायकता बहुत कम हमारे बैंकों की देखने को मिली, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हो जाती है, भ्रष्टाचार, इरेगुलरिटीज़, मिसयूज़ ऑफ फंड्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन सब के कारण बहुत घाटा हमें नज़र आता है। जैसे डेटा दे रखा है 2012-13 में $900 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, बट उसके पहले 10 और 11 में प्रॉफिट हुआ, और 92-93 में 4150 करोड़ का घाटा हुआ। तो ये जो घाटा था इतना ह्यूज था, क्योंकि आम जनता की डिपॉजिट्स होती है, और जब बैंक डूब जाते हैं तो आम जनता को भी नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लगता है कि लो प्रॉफिटेबिलिटी पे हम लोग अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूट को रन कर रहे थे। और दूसरी बात है अनर्जक संपत्तियों में वृद्धि, ग्रोइंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब था कि जो भी अपन लोन देते हैं बैंक, वो जब एक समय के बाद वापस आने की कोई चांस नहीं रहता, तो उसमें ये एसेट्स होती है कि जो वापस अपने को मिलती नहीं है, और बैड डेट्स हो जाते हैं, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में मानी जाती है। उपप्रमापित परिसंपत्तियाँ, डाउटफुल एसेट्स, हानि संपत्तियाँ ये मानी जाती है। तो जो कवर ही नहीं हो पाते लोन्स, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल जाते हैं। तीसरी बात आती है निम्न पूंजी पर्याप्तता अनुपात, लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब कि भारतीय बैंकों के पास पूंजी का आधार नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें पैसा लगाती है, तो ये हो जाता है कि कोई मापदंड भी नहीं है, और जोखिम भी उनको, बाहरी जोखिम जो होती है वो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो की व्यवस्था नहीं थी। प्रत्येक बैंक के लिए 9% का ये माना गया कि उनको पूंजी पर्याप्तता अनुपात होना चाहिए। तो ये अनुपात जो है हमारे पास बैंक के लिए तय है, उसके बावजूद भी उनके पास पैसा नहीं होता, और उनके बैंक जो शेयर मार्केट है उसमें अपनी पूंजी प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिससे कि उनकी पूंजी की पर्याप्त मात्रा शो हो सके कि उनके पास पूंजी है, जबकि रियल सेंस में पूंजी नहीं होती है। स्थिति विवरण का ऊपरी दिखावा, यानी विंडो ड्रेसिंग करते हैं, कि जबकि गवर्नमेंट के उससे ऑडिट भी है, इंटरनल भी है, CAG भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी ये देखा गया कि वो अपने जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो इतनी विंडो ड्रेसिंग यानी दिखावटी बैलेंस शीट बनाई जाती है, और लास्ट में क्या होता है, जमा राशि में शो करने के लिए अपनी वृद्धि शो करते हैं कि जिससे ये दिखे कि डिपॉजिट्स बहुत है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, जो हकीकत नहीं होती है। और ऋण देने में पक्षपात देखा गया है, बहुत बैंकों के स्कैम सामने आ रहे हैं। ICICI बैंक, जो कि हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर में गया, पर उसमें देखा गया, और महाराष्ट्र के बैंक देखे गए, कई बैंक देखे गए जिसमें कि पक्षपात किया जाता है। ऋण जो है वो कंपनियों, विशेष इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन या उनको दे दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो ऋण कभी अप्राप्य ऋणों में बदल जाते हैं, जो लेटर ऑन उस बैंक की फाइनेंशियल स्थिति को कमज़ोर कर देते हैं। और निम्न कोटि के ऋण निवेश, निम्न कोटि के ऋण निवेश का मीनिंग क्या है कि राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, प्रेशर रहता है, प्रक्रियाओं का पालन नहीं होता, और जो बिना पालन किए ही लोन दे देते हैं, तो एक आम आदमी को तो लोन नहीं मिलता, पर जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, जो लेटर ऑन बैंकों की लॉस में बदल देते हैं।
शेयर बाज़ार के सट्टे में लिप्त क्यों होते हैं? क्योंकि बैंक भी जमा राशि का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, और जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं वो भी स्पेकुलेशन में लग जाती है। एक बहुत फेमस जो हर्षद मेहता स्कैम की अपन ने बात की, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं। स्पेकुलेशन के कारण जो मनी है वो मनी का दुरुपयोग होता है, और जनता को जब चाहिए होती है, जब जनता को मनी नहीं मिलती है। खातों के रख रखाव में अनियमितताएँ। खातों के रख रखाव में अनियमितताओं का मतलब है कि बैड डेट्स की जानकारी तो नहीं होती, मतलब उनकी ऑपरेटिंग जो है कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा होती है। खातों की पूरी जांच किए बिना दूसरे बैंक भी, एक बैंक के जो हैं वो बैड डेट्स तो देखे नहीं जाते, और जब उसको मर्जर किया जाता है तो ले लेते हैं। तो इरेगुलरिटीज़ हैं, उनकी जो अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है। बैंक रुग्ण इकाइयों के रूप में भी काम कर रहे हैं, सिक यूनिट्स में काम कर दिए गए। तो इसलिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि ये क्या फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हो सकता है, कि बैंकों का फिर हमको मर्ज भी करना पड़ा। 85 से 91 के बीच में 10 बैंकों का विलय किया गया, और 1995 में 103 वाणिज्यिक बैंकों का विलय किया गया। 93 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया। ये एक मजबूरी हो गई कि बहुत सारे बैंक सिक यूनिट के रूप में चल रहे थे। और अपर्याप्त सामाजिक बैंकिंग, यानी अपर्याप्त सामाजिक बैंकिंग क्यों है? क्योंकि जितनी ज़्यादा उनको ज़रूरत है हमें, उतना हमें बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। और कृषि क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र में तो के लिए तो अपर्याप्त है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ही वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो और जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बकाया ऋण है, प्राथमिक क्षेत्र में बकाया ऋण है जो कम है, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बकाया ऋण है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी विकट स्थिति है फंड्स के मैनेजमेंट के केस में। फिर दोहरा नियंत्रण, और है ये भी एक बड़ी अजीब स्थिति थी कि सरकार रिजर्व बैंक के दोहरे नियंत्रण को झेल रही थी, जिस पे आवश्यकता से अधिक नियंत्रण और प्रशासनिक दबाव है। ऋण देने के व्यक्तिगत मामलों और आंतरिक प्रबंधन के मामलों में भी बहुत ज़्यादा प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव झेलना पड़ता है। राजनेता अपने पर्सनल के लिए, जो बैंक के मैनेजर हैं उन पे बहुत स्ट्रेस रहता है, और वो राजनीतिक दबाव में कार्य करते हैं। तो एक बहुत प्रेशर में वो जब काम कर रहे हैं, तो कर्मचारियों की नियुक्तियां भी होती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो गई इसके, और उससे मैनेजमेंट पे भी असर आया। तो ये महसूस किया गया कि कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो उसमें एक नरसिम्हन कमेटी बनाई गई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस उसने दी हमें। 1991 की नरसिम्हन कमेटी ने हमें रिकमेंडेशंस दी कि कैसे हम इस अपने ढांचे को सुधार कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं? सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि 3 या 4 बैंकों में पूरे बैंकिंग सेक्टर को अपन पुनर्गठित करते हैं। जो आजकल हमको देखने को मिल रहा है कि SBI में जो 7 उसके एसोसिएट बैंक थे, तो SBI में उनका मर्जर चल रहा है। कई बैंकों को, बड़े बैंकों को में छोटे बैंकों को मर्ज किया जा रहा है, जिससे कि रीऑर्गेनाइज, रिकॉन्स्टिट्यूट करें, और वो एक बहुत अच्छी संस्था बन के इंटरनेशनल लेवल पे कार्य करे। फिर कहते हैं कि 8 से 10 राष्ट्रीय बैंकों की शाखाओं का जाल होना चाहिए, जो यूनिवर्सल बैंकिंग करे, पूरे विश्व में वो काम कर सके। और स्थानीय बैंक परिचालन क्षेत्र विशेष तक सीमित हो, यानी यदि कोई लोकल बैंक बनता है, जैसे राजस्थान में कोई एक विशेष क्षेत्र का, जो हमने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रूप में रखा था, तो उसका क्षेत्र सीमित हो, जिससे वो कॉन्सेंट्रेट करके अपनी वर्किंग को सुधार सके। फिर कहते हैं RRB जो रीजनल रूरल बैंक्स थे, ग्रामीण बैंक थे, वो ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित होने चाहिए, और वो किसको देने चाहिए? कृषि और संबंधित गतिविधियों को ही वो ऋण दे, और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करे। इन्होंने बताया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा एक या अधिक ग्रामीण बैंकिंग सहायक इकाइयाँ खोली जाए, इसकी सभी ग्रामीण शाखाओं का अधिग्रहण कर ले। तो ये क्या करना चाहिए कि ग्रामीण बैंकिंग सहायक इकाइयाँ खोलनी चाहिए। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है वो इस तरह से खोलेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो शाखाएं हैं उनको मर्ज करके एक सब्सिडी यूनिट बना दें, जो उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करे। और जो RRBs हैं उनको सब तरह के बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए। अभी तक हम उनको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स या रूरल एरियाज़, एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए उनको लिमिटेड कर रखा था। ये कहते हैं कि सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य उनको करने चाहिए। फिर
शाखाओं के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त की जाए। शाखाएं खोलने और बंद करने का काम संबंधित बैंकों पर छोड़ दिया जाए। मतलब अपर लेवल या सेंट्रल लेवल से हमको लाइसेंस प्रणाली का जो एक बड़ा शिकंजा है उसको ख़त्म करके जो मेन बैंक है जो शाखा खोलना चाहता है उसको अपनी कोशिश कर मतलब उसके पर छोड़ दिया जाए कि वो अपनी शाखा कहाँ पे खोलना चाहता है, जिससे कि वो जो मेन बैंक है वो ये देखे कि कहाँ पे शाखा खुलनी चाहिए, कहाँ पे नहीं खुलनी चाहिए। विदेशी बैंकों को भारत में शाखाओं के रूप में या सहायक कंपनियों के रूप में कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी जाए, जिससे कि वो अपना कार्य करें या आयात निर्यात व्यापार का अच्छे से प्रबंधन हो सके, इसके लिए ये सोचा गया। तो फिर विदेशी बैंकों से भी वही अपेक्षाएं की जाए जो भारतीय बैंकों से, यानी अपने को एक कंट्रोल होना चाहिए कि विदेशी बैंकों को कैसे भारतीय बैंक जिस तरह से कार्य करते हैं विदेशी बैंकों पे भी कंट्रोल होना चाहिए कि वो कैसे पूरे भारत में यदि काम करना चाहते हैं तो सारी उनको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने चाहिए। भारतीय बैंकों के विदेशों में परिचालन को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। तर्कसंगत का मतलब है कि जो केवल ऑपरेट करने के लिए नहीं करे, वो विदेशों में जो जिस तरह से कार्य करना चाहिए या फॉरेन एक्सचेंज का काम करना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हम जो कहते हैं, तो वो उनको इसमें ध्यान देना चाहिए। कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा दिया जाए। आज ये 1991 की बात है, 2021 तक अब बहुत कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, ये उन्होंने रिकमेंडेशन की थी। बैंकिंग आयोग की स्थापना मना किया कि उसकी आवश्यकता नहीं है। बैंक में प्रत्येक बैंक को अपने अपने अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे कि उसमें कठोर एक प्रणाली करके जो कॉम्पिटेंट व्यक्ति है उनको अधिकारी नियुक्त करने की अधिकार बैंक को होना चाहिए। यदि ऊपर से हम यदि नियुक्त करते हैं तो प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, वो काम नहीं कर पाते हैं। फिर कहते हैं सुपरविज़न जो स्टाफ होता है वो इंटरनल लेखा परीक्षण भी करे और आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट भी उनको निरीक्षण करना चाहिए। फिर ये कहते हैं डबल जो कंट्रोल चल रहा है कि बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री का और रिज़र्व बैंक का, तो एक अथॉरिटी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ही अथॉरिटी देनी चाहिए कि किस तरह से रेगुलेशन किया जाना चाहिए। डबल कंट्रोल होने से बड़ा मिसमैनेजमेंट उसमें देखने को मिला। फिर कहते हैं कि बैंक एवं बैंकिंग संस्थाओं के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में एक अलग अर्ध स्वायत्तापूर्ण प्राधिकार बनाना चाहिए। स्वायत्तापूर्ण का मतलब है कि रिज़र्व बैंक जो है उसका कंट्रोल है, तो एक अथॉरिटी, एक ट्रिब्यूनल जैसा कोई बनाया जाए जो कि उसका काम ही इनका एक सुपरविज़न करके उन पर कंट्रोल करना हो, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जा सके। फिर कार्यकारी और निदेशकों की नियुक्ति को भी राजनीतिक रूप से मुक्त, क्योंकि ये सब पोस्टिंग्स राजनीतिक होती है तो राजनेताओं का इन पर बड़ा प्रेशर रहता है और ये उससे उठ कर के देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हुए निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो पॉलिटिकल जो प्रेशर्स हैं वो कम किए जाने चाहिए। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर को 5 वर्ष के भीतर चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत घटाकर 25% तक नीचे लाया जाना चाहिए। यानी 25% तक क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो एसएलआर स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो नहीं, लिक्विडिटी रेशो जो है वो कहता है लिक्विड रिसोर्सेज रखने चाहिए, और लिक्विड रखने के चक्कर में लोन्स की मात्रा सीमित हो जाती है। तो इनका कहना था कि स्टैचुरी लिक्विड वैधानिक जो अनुपात है उसको कम कर दिया जाना चाहिए, और सीआरआर कैश रिजर्व रेशो यानी टोटल रिजर्व्स का जो कैश के रूप में रखने का होता है, टोटल डिपॉजिट्स का, उस रेशो को भी कम किया जाए। निर्देशित ऋण कार्यक्रमों को समाप्त किया जाना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर, अब क्योंकि 70 साल बाद ये हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल गई है। 1991 में उन्होंने कहा था, उसके बाद से आज तक में भी प्रायोरिटीज़ बहुत बदल गई है। तो 1991 में कहा गया कि अब तक जो प्राथमिकता थी वो हम विकास को शुरुआत करने के दौर में थी, तो अब प्राथमिकता को अपन री आइडेंटिफाई करें, रीडिफाइन करें, जिससे ये पता चला है कि बैंकों को किन क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। और मार्केट रेट्स जो है, इंटरेस्ट रेट्स पे से भी नियंत्रण हटा देंगे तो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट डिफाइन होगी, और इंटरेस्ट रेट फिक्स होगी तो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग बैंक भी कार्य करेंगी। 93 तक इन्होंने कहा कि जो जोखिम की परिसंपत्तियां होती है उसके लिए
बैंकों को अपने पास 4% का पूंजी पर्याप्तता रखनी चाहिए। बैंकों को समान रूप वाली लेखा पद्धति अपनानी चाहिए और तुलन पत्रों यानी बैलेंस शीट में ट्रांसपेरेंसी, विंडो ड्रेसिंग को अवॉइड करें, हकीकत उसमें डिस्प्ले की जाए, इसकी कोई व्यवस्था की जाए। और जो डेट की रिकवरी है उस प्रोसेस के लिए जैसे फास्ट ट्रैक अदालतें होती, फास्ट ट्रैक कोर्ट होती, तो पर्टिकुलरली लोन रिकवरी की प्रोसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोलने चाहिए जो कि इस काम में बैंकों को मदद करे। और बैंकों को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का कुछ भाग अधिग्रहण करने के लिए ARF एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन फंड की स्थापना की जाए, जिससे कि वो बैंक अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सुधार कर सके। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये अपने आप में इतनी इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस दी गई, तो उसके अकॉर्डिंग लेटर ऑन गवर्नमेंट ने सुधार करने की कोशिश भी की गई, पर अभी भी हम उसको नहीं अचीव कर पाए। तो देखते हैं लेटर ऑन कि कितना सुधार हमारे आया है। तो 1991 में नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती थी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कितना इसमें सुधार आया है या नहीं आया है।